सर देखिए बच्चे जुड़ जाएंगे अपने आप ही, आप ध्यान दीजिए। हमने कल पढ़ी थी अद्वैतवादी संकल्पना, जिसमें ग्रह सर की इनके नोट्स क्या हुआ बेटा? इनके नोट्स इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अद्वैतवादी संकल्पना जिसके अंतर्गत ग्रहों की उत्पत्ति एक पदार्थ से मानी गई, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। हमने इसमें दो संकल्पनाएं पढ़ी है। पहली संकल्पना आपके इमैनुअल कांट की वायव्य राशि, दूसरी पढ़ी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका ये तो बेटा आई थी 1755 में, और ये आई थी आपके 1796 में। दोनों में देखो वायु के पुंज से, वायु के पुंज से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? ग्रहों की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें एक ही पदार्थ है, दोनों में क्या है? एक ही पदार्थ है, जिससे आपकी किसकी ग्रह की उत्पत्ति बताई गई है। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था हमने। आज पढ़ेंगे ज्योति यादव, ज्योति यादव। यस सर। बेटा क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही थी जुड़ने में? सर आ रहा ही नहीं था क्लास में। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें? सर सभी बच्चों की आ रही है। सभी बच्चों को आ रही है ना? हाँ सर, कोई आ रहा ही नहीं है, फोन करके पूछा है सबने। हाँ, हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे निकिता जुड़ गई, करण, निकिता फिर गई। देखो हाँ यस सर। देखो हमने कल पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आज पढ़ रहे हैं द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना में ध्यान दीजिए, हमने हमारे कोर्स में देखें तो द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत दो परिकल्पनाएं सबसे मुख्य है। एक तो है बेटा चेम्बरलेन व मोल्टन की, ये नाम लिखते जाना बेटा, ये ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। बुक में तो केवल नाम नाम दिया हुआ है, बुक में तो क्या दिया हुआ है? नाम नाम दिया हुआ है। चेम्बरलेन और मोल्टन की कौन सी परिकल्पना है? ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना। कब आई? यह आई 1905 में, ठीक है। दूसरी परिकल्पना है जो आपकी बुक में है, द्वैतवादी से रिलेटेड है, वो है जेम्स जीन 1919 में, और जेफ्रीज, इसने समर्थन किया इसका, जेम्स जीन का 1929 में। कई किताबों में 1924 में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जेम्स जीन, जेफ्रीज, कई किताबों में 1929 भी है कि ज्वारीय परिकल्पना, अभी स्टार्ट हो जाए। ज्वारीय परिकल्पना
बेटा ये दो परिकल्पनाएं हैं जो आपके कोर्स में है। कितनी? एक तो है आपकी चेम्बरलेन मोल्टन की, और एक जेम्स जीन और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। सब आ गए ना? तो ध्यान दीजिए, एक तो चंचल और एक कनिका। प्रश्न नहीं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रश्न नहीं करना है तो आप अपना ऑडियो है वो म्यूट रखिए, जिससे क्या है कि बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, हालांकि आपको प्रश्न करना है तो निश्चित तौर पे आप ऑडियो ऑन करें और आपका जो भी प्रश्न है वो आप पूछें। ओके सर। ठीक है। अब हम सबसे पहले चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना पढ़ते हैं। देखो, वे तारक का मतलब होता है बेटा दो तारों से। कितने तारों से? दो पदार्थ हो गए, यानी इसमें हम क्या मानेंगे बेटा? दो तार। द्वैतवादी परिकल्पना का मतलब है दो पदार्थ है। ठीक है, और इसको हम द्वैत तारक परिकल्पना भी कहते हैं। अब चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या कहा कि जो आपकी निहारिका परिकल्पना थी, किसकी? लैप्लेस की। और आपकी जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी, इन्होंने कहा कि वायु पुंज से आपके ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रहों का निर्माण हुआ है ब्रह्मांड में जो तारे बन गए। भाई पहले तारे बने और तारों के बाद में क्या बने? ग्रह। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व क्या बने? तारे। और आपके 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व क्या बने? आपके ग्रह बने। उसने कहा कि जो आपके ग्रह है उनकी उत्पत्ति तारे से हुई है। किससे हुई है? तारे से हुई है। और ये तारा और कोई नहीं है। ये तारा कौन है? ये तारा है सूर्य। सूर्य तारा है। ये तारा कौन सा है भाई? सूर्य। अब थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने क्या की? इन्होंने कहा कि जो सूर्य था वो ठंडा, शीतल शीतल ठोस, कैसा था? शीतल था, ठोस ठोस था, और कैसा था? स्थिर था। शीतल था, ठोस था, और कैसा था? स्थिर था। ये बात याद कीजिए, आपके इमैनुअल कांट ने भी कही थी कि जो पदार्थ था वो शीतल था, ठोस था और स्थिर था। ऐसी बात इसने कह दी। किसने? आपके चेम्बरलेन और मोल्टन ने। इसका भी खंडन करेंगे कौन? जेम्स जीन और जेफरीज। ठीक है, तो इसने कहा कि जो तारा था जो कैसा था बेटा? ठोस था और शीतल था और चक्राकार रूप में था। चक्राकार रूप में था। अब बात आती है कि ये तारा था, इसके परिपथ में एक दूसरा तारा आया। एक दूसरा तारा आया और यह तारा इस तारे से कई गुना बड़ा था। यह तारा क्या था? इस तारे से कई गुना बड़ा था। अब देखो, तारों का अपना अपना ग्रेविटी फोर्स होता है। जैसे बड़ा जो भी ब्रह्मांड पदार्थ है, जो बड़ा हो उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, जो छोटा है उसकी ग्रेविटी कम है। जैसे ही इस सूर्य के अपने नजदीक आया, ये सूर्य है, इसके नजदीक आया तो इस सूर्य में अचानक क्या हुई? गति उत्पन्न हुई। क्या हुई? गति उत्पन्न हुई। और इसमें क्या हुआ? एक घर्षण उत्पन्न हुआ। गति उत्पन्न हुई, एक घर्षण उत्पन्न हुआ और ऊर्जा इसमें उत्पन्न हुई। किसके कारण? इसके ग्रेविटी फोर्स के कारण। किसके कारण? इस ग्रेविटी फोर्स के कारण, क्योंकि इसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी। इस कारण से इसमें अचानक क्या हुई? गति उत्पन्न हुई, इसमें ताप उत्पन्न हुआ और इसकी जो शिथिलता है वो खत्म हो गई।
और हुआ क्या कि इस सूर्य से एक, जो ये पहले तो कैसा था, ठंडा था, और फिर कैसा हुआ, गैसीय पदार्थ हुआ। तो इससे छोटे छोटे कण, जिसे हमने, इसने क्या बोला, ग्रह अणु, क्या बोला, ग्रह अणु, यानी इसके छोटे छोटे कण वो क्या हुए, बहुत मात्रा में किसकी तरफ जाने लगे, इस बड़े तारे की तरफ जाने लगे। अब बड़े तारे की स्थिति देखो, बड़ा तारा क्या था, बहुत ही तेजी से जा रहा था, बहुत ही तेजी से जा रहा था। अब ये कण तो निकल गए, ये कण तो निकल गए, और बड़ा तारा जब तक काफी दूर जा चुका था। अब ये कण निकल गए इसके बाहर। अब इन कणों को प्राप्त करने के लिए सूर्य के पास पर्याप्त क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। इन कणों को पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्य के पास क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो सूर्य इनको अपने में समाहित नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य के परिक्रमण कक्ष में रह गए। इस कारण से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो कण है वो इसके चारों तरफ क्या लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। क्या लगाने लगे बेटा, इसके चारों तरफ क्या लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। ये कण धीरे धीरे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते इन कणों में परस्पर क्या हुआ, संयोजन हुआ। ये ग्रहाणु आपस में क्या हुए, मिले, और इनमें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और बाहरी अपकेंद्रीय बल से क्या हुआ, विखंडन हुआ, और विखंडन के परिणाम स्वरूप इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब दो तीन बातें आप समझना, जो हम दूसरी परिकल्पना पढ़ेंगे उसमें आपको अलग मिलेगी, इस परिकल्पना से इस दूसरी परिकल्पना में अलग मिलेगी। चैम्बरलेन मोल्टन ने कहा कि सूर्य था, सूर्य का एक साथी तारा सूर्य के नजदीक आया, उसकी ग्रेविटी फोर्स सूर्य से कई गुना ज्यादा थी, उसकी ग्रेविटी फोर्स सूर्य से कई गुना ज्यादा थी। और इस ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या हुआ कि सूर्य से कुछ भाग, पहले सूर्य कौन सी अवस्था में था, शिथिल अवस्था में था, गैस पूर्ण नहीं था, ठीक है, और ठोस अवस्था में था। तो यहां से उस गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ, ये फिलामेंट्स बोल सकते हैं, कुछ ग्रह अणु किससे निकले, सूर्य से निकले और उस तारे की तरफ जाने लगे। लेकिन जब तक ये बाहर निकल के उस तारे में समाहित होते, तारा काफी दूर जा चुका था, और ये सूर्य के कण हैं, ये सूर्य में पुनः समाहित नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि इनको पुनः समेट ले। तो ये जो कण है इसमें समाहित नहीं हो सके, उसके साथ नहीं जा सके। अब सूर्य परिपथ में थे, इसलिए इसकी ग्रेविटी फोर्स में आने के कारण ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते 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 ये है कण है ग्रहों के रूप में क्या हो गए, बदल गए। इसी प्रकार जो अलग भाग रह गया वो क्या बना, उपग्रह बना। तो यह है सिद्धांत आपका, कौन सा था, ग्रहाणु सिद्धांत। किसका था बेटा, चैम्बरलेन और मोल्टन। कब दिया था, चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहाणु सिद्धांत कब दिया था, चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहाणु सिद्धांत कब दिया था, 1905 में। कब दिया था, 1905 में। तो कोई प्रश्न करना है बेटा इससे? सर एक बार दोबारा बता दो, मैं था नहीं सर क्लास में। निखिल अग्रवाल। यस सर। देखिए भाई, आप कल बात कर रहे थे कि द्वैतवादी परिकल्पना कौन सी है। द्वैत का मतलब दो, दो तारों से
ग्रह निर्माण की प्रक्रिया सामने आई और इसके जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को सबसे पहले देने वाले हैं चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने ग्रहों के अणु यानी छोटे छोटे टुकड़ों से फिर संयोजन हुआ और क्या है ग्रह के निर्माण की बात कही, इसलिए इस परिकल्पना का नाम पड़ा ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना। सूर्य था, सूर्य का साथी तारा था जो इसके समीप आया, बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी उसकी और ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण इसमें पहले स्थिर था, ये शिथिल था, गैसहीन था, कठोर था, लेकिन उस ग्रेविटी के कारण इसमें हलचल उत्पन्न हुई, ये तप्त हुआ, इसमें गति उत्पन्न हो गई और इससे कुछ कण निकले जो किसकी तरफ जाने लगे, उस साथी तारे की ओर जाने लगे। साथी तारा जब तक दूर जा चुका था, ये जो कण निकले वो कण इसके चारों तरफ क्या है चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते जो गैसीय कण थे, इन कणों के अंदर क्या हुआ, तापमान में कमी आई और ये ठोस अवस्था में आने लगे। घनीभूत का मतलब इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर ये है चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, ठीक है। और यहाँ चक्कर लगाते लगाते दो बल उत्पन्न हुए, एक तो ज्वारीय बल और एक गुरुत्वाकर्षण और एक अपकेंद्रीय बल। ज्वारीय बल भी बोल सकते हैं, सूर्य का ज्वार, और इसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण ये है जो ग्रहों के अणु है वो पुनः विस्थापित हो गए और ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो कण रह गए छोटे छोटे इनके आसपास में, उनसे क्या बन गए, उपग्रह बन गए, ठीक है। ये सेम प्रोसेस है उनके, क्या नाम है, जेम्स जीन ने बताया। तो इसमें ध्यान से समझना, हमारी पृथ्वी है किसका भाग है, सौरमंडल का, और हमारे सौरमंडल में देखना कि सूर्य के नजदीक जो ग्रह है बुध शुक्र, फिर आपके पृथ्वी मंगल, तो बुध शुक्र देखना छोटे ग्रह है। इसके आगे देखिए हम आपके वरुण है, अरुण है, शनि है, ये भी क्या है छोटे हैं, लेकिन बृहस्पति क्या है बड़ा है। तो इधर वाले भाग टूट गए, इधर वाले भाग टूट गए और बीच में जो रह गया वो कौन सा था, बृहस्पति। इस प्रकार बृहस्पति है वो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि ग्रह परिकल्पना पूरी पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्रह है, किसका क्या योगदान है, किसकी क्या स्थिति है, हम सामान्य बात समझ रहे हैं। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। आ गया ना। अब इसके बाद आपके जो दूसरी परिकल्पना आती है जेम्स जीन की परिकल्पना। किसी भी स्टूडेंट के अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई शब्द समझ में नहीं आए, तो आप पूछ लिया करो। यहां से हम बात करें, आपके पास में बुक है तो बुक में आप देख लेना, केवल नाम दिए हुए हैं और मैं नामों के अकॉर्डिंग है आपको इन परिकल्पनाओं को बता रहा हूं क्या क्या परिकल्पनाएं थी। तो अगली परिकल्पना आती है जेम्स जीन, (1919), जेफरीज आपके 1924, 29 भी गई। कौन सी परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना। देखो थोड़ी सी अंतर की बात है। सबसे पहले जेम्स जीन ने परिकल्पना दी थी, लेकिन इसका सपोर्ट है 1924 में किसने किया, आपके जेफरीज ने किया। तो ये परिकल्पना है उसको और भी क्या है मजबूती प्रदान हो गई। इस परिकल्पना में हम बात करें, पहले की परिकल्पना थी किसकी, मोल्टन वाली। किसकी थी, मोल्टन की। मोल्टन ने परिकल्पना में कहा कि सूर्य स्थिर था, ठंडा था, गैसहीन था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि सौरमंडल है, सूर्यमंडल है या ग्रह है, उनकी उत्पत्ति सूर्य व इसके साथी तारे से हुई। सूर्य व उसके साथी तारे से हुई। ये बात पहली वाली परिकल्पना में भी सिद्ध की गई थी कि सूर्य और साथी तारे से किसकी उत्पत्ति हुई है, आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। सूर्य और साथी तारे से किसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा था
कि प्रारंभ में यह पदार्थ कैसा था, ठोस था, स्थिर था, शीतल था, लेकिन इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जो सूर्य था ये तप्त गैसीय अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था भाई? गैसीय अवस्था में। उनकी आलोचना ही है ये, यानी मोल्टन की और चैम्बरलेन की आलोचना है। उसने स्थिर बताया था, लेकिन इसने कहा कि आरंभ में ही यह गैस का गोला था। कौन? सूर्य। सूर्य क्या था? गैस का गोला था। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये तो सूर्य है। डायग्राम छोटा हो गया, कोई बात नहीं। देखो, ये बड़ा तारा है सूर्य से, सेम प्रोसेस है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब सूर्य और सूर्य के पास आया साथी तारा। साथी तारे ने क्या किया? अपना ग्रेविटी फोर्स लगाया इस पर। तप्त गैसीय भाग था, तप्त गैसीय भाग था, तो उसने क्या कहा था? क्या निकले बेटा? ग्रह अणु निकले, छोटे छोटे कण निकले, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि छोटे छोटे कण नहीं, सूर्य से एक फिलामेंट्स या सिगार, फिलामेंट्स या सिगार सूर्य से अलग हुआ। फिलामेंट्स या सिगार सूर्य से अलग हुआ और यह उस साथी तारे की ओर जाने लगा। ये जो सिगार अलग हुआ था ये संयुक्त था, उसमें बिखराव था। इसमें क्या है? ये सिगार क्या था? संयुक्त था। साथी तारे की ओर जाने लगा जब तक साथी तारा काफी दूर जा चुका था और ये सिगार था, ये तप्त गैसीय था। भाई एक तप्त गैसीय भाग से कोई खंड निकल रहा है तो क्या वो ठंडा थोड़ी होगा? तप्त गैसीय भाग से अगर कोई खंड निकल रहा है तो कैसा होगा बेटा? तप्त और गैसीय होगा। तप्त गैसीय भाग से जो सिगार निकला, ये सिगार न तो उसके साथ जा सका, नहीं पुनः इसमें आ सका। सेम वही परिकल्पना है। इसके चारों तरफ क्या लगाने लगा? चक्कर लगाने लगा। क्या चक्कर लगाने लगा? सूर्य, इसने कहा सूर्य अपनी जगह स्थिर था। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि उसने उसकी परिकल्पना में यही था, सूर्य क्या था? स्थिर था। और जो तारा आया था वो सूर्य परिपथ में नहीं आया था, सूर्य के मार्ग के बीच में नहीं आया था, सूर्य की तरफ से जा रहा था। उसका और सूर्य का मार्ग एक नहीं था। अगर मान लो सूर्य जो है स्थिर नहीं होता तो वो भी तारे के साथ ही चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल सूर्य की स्थिरता के कारण इसमें से क्या? फिलामेंट निकला। सूर्य की स्थिरता के कारण इसमें से क्या निकला? ग्रह के अणु निकले। फिलामेंट्स निकला या ग्रह के अणु निकले। तो सूर्य तो स्थिर था और इससे क्या निकला? फिलामेंट्स निकला और ये फिलामेंट्स उसके साथ जाने लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वह फिलामेंट्स किसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा? फिलामेंट चक्कर लगाने लगा सूर्य के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और चक्कर लगाते लगाते वही रूपरेखा हुई बेटा। एक तो ग्रेविटी फोर्स, एक अपकेंद्रीय बल, फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। समझ में आई क्या परिकल्पना? द्वैतवादी परिकल्पना में जेम्स जीन और जेफरीज ने अपनी परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। कितने तारों से हुई है? दो तारों से हुई है। एक तारा सूर्य जो स्थिर तप्त और गैसीय अवस्था में था, तप्त और गैसीय अवस्था में था, लेकिन स्थिर था, गतिशील नहीं था। इसने भी कहा था, ये इसने भी कहा, ठीक, गतिशील नहीं था लेकिन गैसीय अवस्था में था, ठीक है। अब जो तारा आया वो उसके तरफ नहीं आया, उसके परिपथ में नहीं आया, उसकी तरफ नहीं आया, उसके परिपथ में आया। तारा जा रहा था, गुजर रहा था, उसके पास से गुजर गया। तारा किसके पास से गुजर गया? इसके पास से गुजर गया। और इसके पास से तारा गुजरने के कारण इसमें से क्या निकला? फिलामेंट्स निकला, एक भाग निकला। हाँ, एक भाग निकला और यह भाग था वह तारे की ओर जाने लगा, लेकिन यह इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा।
क्योंकि तारा तो निकल गया था और धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। बताओ समझ में आया क्या? भाई समझ में आया क्या बेटा? ये सर आ गया। आ गया? सर हाँ बेटा। सर चैम्बरलेन की परिकल्पना में तो सूर्य कठोर था, तो उससे कैसे निकला ग्रहण? क्या? चैम्बरलेन की परिकल्पना में चैम्बरलेन ने कठोर बताया था, शीतल बताया था, ठीक है। हाँ, तो लेकिन क्या तो कठोर? कठोर से कैसे निकल सकता है ग्रहण? हाँ ये बात मेन है जो मैंने आपको पहले बता दी है। आप थोड़े लेट जुड़े हो क्या? मैंने बताई थी कि हाँ। जो जैसे ही तारा आया बड़ा वाला, उस तारे के ग्रेविटी फोर्स के कारण उसमें हलचल उत्पन्न हुई, और तारे के ग्रेविटी कारण उसके जो उसमें घर्षण हुआ, ताप उत्पन्न हुआ उसके कणों में, और ताप उत्पन्न होने के कारण वह कौन से रूप में आ गया? वह गैसीय रूप में आ गया। वो ग्रेविटी फोर्स के कारण बदलाव होता है उसमें। किसके कारण? ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है? बदलाव बताया है। लेकिन इसमें तो फिलामेंट सा गैस ये निकल गया, उसमें पूरे जो कण थे वो सारे के सारे गैसीय नहीं हुए थे, गैसीय नहीं हुए थे। वो कण छोटे छोटे कण अलग अलग रूप में टूट करके उसके साथ गए। समझ में आ रही है? अरे इसमें क्या था, गैस ही है, उसमें ठोस था लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हुआ और उसमें ताप वृद्धि हुई। लेकिन उसमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़े है ना, वो अलग है, और उसमें जैसे टुकड़े अलग है और ताप वृद्धि हुई, तो कणों में आपसी घर्षण हुआ तो सूर्य का ताप धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जेशन आपके नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो कणों में आपसी टकराव, इससे क्या हुआ, इसमें ताप उत्पन्न हुआ, और ताप उत्पन्नता से कारण इसमें घर्षण जो उत्पन्न हुआ, उस घर्षण के कारण यह गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया। और वर्तमान में कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, क्योंकि अब वो क्या बन गया है? नाभिकीय पदार्थ है। सूर्य क्या है भाई? एक न्यूक्लियर जो आपका सबस्टेंस है, जो सूर्य है वो कैसा है? न्यूक्लियर सब्सटेंस है। पहले शिथिल बताया था, जो उसकी एक आलोचना ही है। क्या है भाई? उसकी एक आलोचना ही है। आपकी बुक में 2 परिकल्पनाएं आपकी दी हुई है। इसके अलावा जो और परिकल्पनाएं हैं वो आपकी द्वितारक के अलावा है। द्वितारक समझ में आया? और कोई प्रश्न है बेटा? समझ में आ गया को आपको कि ठोस से निकल सकता है क्या? लेकिन ठोस था, बाद में ठोस नहीं रहा। ठीक है, ठोस था लेकिन ठोस नहीं रहा। इसके कारण आपके जो पदार्थ हैं वो एक एक कणों के रूप में क्या हुए? बाहर निकले। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्या? समझ में आ यस गया सर। ना? पिछले लेसन के Yes, sir. आपने प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। यस पिछले सर। आज आपको इस लेसन के, कल मैंने इसके क्वेश्चन भी नहीं डाले थे, ज्यादा नहीं हुआ था, तो आज हम इसके आपको प्रश्न भी और इसके नोट्स भी जितने बन जाएंगे वो सारे आपको भेज देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो परिकल्पनाएं हैं, ओटो सिड्म की अंतर तारक धुरी परिकल्पना। ठीक है, एक तो ओटो सिड्म की अंतर तारक धुरी परिकल्पना है, और एक आपके रसेल की परिकल्पना है। 2 परिकल्पनाएं हैं। हमारे पास में समय 1-2 मिनट ही है शेष, तो इनको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, ओटो सिंड की अंतर तारक धुरी परिकल्पना, और आपकी एक परिकल्पना और है। देखो इसमें परिकल्पना में कहा क्या गया कि जो भी हमारा ग्रहों का निर्माण हुआ है, बताया गया कि सूर्य जो था, एक बार थोड़ा सा रूपरेखा हम देख लेते हैं। सूर्य था वो एक पिंड था, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा था। ब्रह्मांड में क्या कर रहा था? सूर्य भ्रमण कर रहा था। और ये सूर्य भ्रमण करते करते करते
एक क्षेत्र की ओर गया जहां पर एक बड़ा धूल का बादल था। क्या था? बड़ा धूल का बादल था। वह धूल का बादल सूर्य के ग्रेविटी फोर्स के कारण सूर्य की तरफ आया और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। क्या लगाने लगा? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और उसके कारण, उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण, जैसे ही कोई पदार्थ है चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस पदार्थ के चक्कर लगाने के कारण वह पदार्थ क्या हो जाएगा? घनीभूत हो जाएगा। घनीभूत का मतलब है उसके कण मिल जाएंगे आपस में, उसके कण जुड़ जाएंगे आपस में। तो उसके घनीभूत होने के कारण हुआ है कि वह छोटे छोटे पिंडों में कन्वर्ट हो गया। और ये पिंड क्या बने बेटा? ग्रह बने। ये कहा आपके ओटो सिग्म ने। परिकल्पना का नाम था अंतर तारक धूलि परिकल्पना। ये दो परिकल्पनाएं आपकी बुक में है, एक तो अंतर तारक धूलि परिकल्पना और इसके अलावा आपकी काल वाइजास्कर की निहारिका परिकल्पना। इन दोनों परिकल्पना को कल पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कल ग्रहों के निर्माण में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। भाई पृथ्वी तो बनी, पृथ्वी का निर्माण ग्रहों के निर्माण के साथ ही हुआ। फिर पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी हम नेक्स्ट वाले क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, 1 मिनट आपके पास शेष है क्योंकि हमारा पूरा तो होगा नहीं। तो कोई प्रश्न और आपको करना है? कोई प्रश्न करना है? सर सूर्य ब्रह्मांड में भ्रमण कैसे कर सकता है स्थिर होके भी? क्या? सूर्य स्थिर था है ना, बेटा तो ब्रह्मांड में भ्रमण कैसे करेगा? वो जो परिकल्पनाएं बताई थी ना, वो परिकल्पनाएं अपने आप में ही एक आलोचनात्मक परिकल्पनाएं बन चुकी। वैसे वर्तमान स्थिति है जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। वैसे ही उपग्रह है ग्रहों के चक्कर लगाता है, वैसे ही हमारा सूर्य है वो अपने कक्ष पे और अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। सूर्य अपने कक्ष में और अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। समझ में आ रही बात? अपने कक्ष में भी लगाता है और अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा भी करता है। बताओ, तो सूर्य है वो स्थिर नहीं है बेटा। सूर्य भी कैसा है? गतिशील है। वर्तमान स्थिति में वो परिकल्पनाएं आती गई, वो परिकल्पनाएं आती गई, जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे उनका खंडन होता गया। हम पृथ्वी के बारे में बताएं। अब आप बोलोगे साहब परिकल्पना की बात है, कोपरनिकस आया 1700 में। कोपरनिकस ने बताया सबसे पहले कि सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस ने बताया, जबकि इससे पहले माना जा रहा था कि पृथ्वी तो केंद्र में है। अर्थ सेंट्रलाइज जो आपकी परिकल्पनाएं थी, पृथ्वी तो केंद्र में और सारे ग्रह उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस आया, उसने कहा नहीं नहीं ये बात गलत है, सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसकी क्या लगा रहे हैं? चक्कर। तो बेटा जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे हमें वास्तविक तथ्यों की जानकारी मिलती है। तो सूर्य स्थिर नहीं है, इन परिकल्पनाओं में बताया गया और ये अपने आप में उनका खंडन है। और कोई प्रश्न करना है बेटा? सर कोई प्रश्न करना है बेटा? नो सर। ठीक है। चंचल, ज्योति, करण, प्रिया, नो सर। थैंक यू।